स्वागत है आप सभी का बच्चों। आज के इस वीडियो में आप ये जो इतना भी नियम आप देख रहे हैं ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही आ गया है। इसको आप इतना बेहतरीन ढंग से आप सीखेंगे और जहां जहां याद करने वाला चीज है जो आपके दिमाग में रखना है एकदम जो फैक्ट है उसको मैं याद भी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए एकदम ध्यान से समझते जाइए, बहुत ही आसान है। तो समवृत्त या संवरक नियम, क्लोजर लॉ, ये क्या कहता है इसको समझिए। तो इस नियम को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है। तो अगर आप बता रहे हैं, आपको आ रहा है तो बहुत बेहतरीन बात है ये। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं आता है तो पूर्ण का मतलब क्या होता है। पूर्ण जैसे बोलते हैं पूर्णमासी की चांद, तो इस तरह से पूर्ण। तो पूर्ण जो 0 से शुरू होता है और 1 2 3 4 8 7 मतलब जाते जाते पूरा अनंत तक जितना भी संख्या होता है 1 2 3 4 से लगातार अनंत तक, यानी कोई भी संख्या जो हो उसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो 0 से शुरू होकर अनंत तक के बीच में रहती है उसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। और इसी तरह से प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है। इसी में 1 से चालू कीजिएगा, 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्या। यानी जो प्रकृति में कोई भी चीज क्या है कम से कम 1 है। जैसे चंद्रमा क्या है 1 है, सूर्य क्या है 1 है। 1 से कम कोई भी चीज है प्रकृति में, इसलिए 1 से शुरू होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और 0 यानी पूर्ण, तो 0 से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। उम्मीद है आप इससे सीख गए होंगे। अब चलिए इस नियम को समझते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इस नियम में बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पूर्ण संख्या आप मुझे बताइए। चलिए मैं दो लेता हूं, 7 एक पूर्ण संख्या और एक पूर्ण संख्या 2, ठीक है। और एक और उदाहरण लेते हैं, उसमें एक पूर्ण संख्या क्या लगते हैं 1 और दूसरा पूर्ण संख्या 0। अब दोनों को जोड़िए, 7 + 2 9, 1 + 0 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये जादू क्या हो रहा है यहाँ पे। ये पूर्ण संख्या जोड़ने पे जो उत्तर आया है वो भी क्या है पूर्ण संख्या, क्योंकि 9 क्या है पूर्ण संख्या है, क्योंकि 1 से अनंत तक के बीच सभी संख्या को क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। और 1 और 0 को भी जोड़ेंगे तो ये भी क्या है पूर्ण संख्या। तो ये देखिए इस तरह से आप पूरा दिन भी आप जोड़िएगा ना कोई दो संख्या को, जो पूर्ण संख्या है इधर भी और इधर भी दोनों को जोड़िएगा तो हमेशा जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा पूर्ण संख्या ही आएगा। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एकदम सत्य है, हमेशा ये होता है। तो इसी नियम को बोलते हैं समवृत्त नियम या संवरक नियम, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लोजर लॉ। उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पे पूर्ण संख्या ही आती है। इसी बात को बताता है ये समवृत्त नियम या संवरक नियम। आपको कोई क्वेश्चन दे सकता है इस तरह से 6 + 2 = 8 पूछेगा, यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है 6 पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, आंसर भी आया पूर्ण संख्या। तो बोल सकते हैं यहाँ समवृत्त नियम लग रहा है या संवरक नियम लग रहा है या फिर क्लोजर लॉ लग रहा है, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इतना ही सिंपल है ये, इससे ज्यादा नहीं कुछ। चलिए अगले नियम को समझ। अगला नियम है कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमयता नियम, यानी क्रम विनिमय नियम। अब ये जो नियम है ना ये थोड़ा बड़ा नियम है। मतलब ये इसमें क्या था, सिर्फ पूर्ण संख्या के साथ ही हमें खेलना था। दो पूर्ण संख्या को जोड़िए एक पूर्ण संख्या उत्तर आएगा। इसमें पूर्ण संख्या के साथ आप खेल ही सकते हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक संख्या के साथ भी खेल सकते हैं, पूर्णांक के साथ भी खेल सकते हैं और परिमेय संख्या के साथ भी खेल सकते हैं। और खेलने के बाद आप बता सकते हैं कि यहाँ पे वो नियम लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। बस यही है, इसमें कभी लागू होगा कभी नहीं होगा। यानी किसी खास संख्या के साथ गुना करने पे ये लागू होगा, किसी खास संख्या के साथ जोड़ने पे लागू होगा, लेकिन घटाने पे नहीं लागू होगा, डिवाइड करने पे नहीं लागू होगा। तो वो आपको चेक करना होगा ये आपको। तो देखिए समझिए क्या होता है ये, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे क्रम विनिमय ए और बी दो नंबर के साथ ये डील करता है, ए और बी। ए कोई पूर्णांक हो सकता है, बी ए बी दोनों कोई पूर्णांक भी हो सकता है, दोनों परिमेय संख्या भी हो सकता है, दोनों पूर्ण संख्या भी हो सकता है, दोनों प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या इस समय कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इस वीडियो में तो नहीं, तो जल्दी जल्दी समझ लीजिए। तो 0 से जो शुरू होता है अनंत तक उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। आप वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं। और 1 से जो शुरू होगा अनंत तक जाएगा उसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और जितना भी ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाला संख्या है, जितना भी धनात्मक संख्या है यानी प्लस वाला संख्या और 0, इस सभी के समूह को क्या बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। और परिमेय संख्या तो आप सभी को पता ही होगा, जिसे p/q के रूप में लिखते हैं। जहां q 0 नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, और p और q क्या होता है पूर्णांक होता है। तो इतना बात आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए a और b को जोड़ेंगे, ठीक है, या b और a को जोड़ेंगे। तो a के जगह पे मान लीजिए अगर हम कोई पूर्ण संख्या रखेंगे तो पूर्ण संख्या क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है। और b के जगह पे कोई दूसरा पूर्ण संख्या रखेंगे, मान लीजिए ये 2 रखेंगे तो 6 + 2 या 2 + 6, दोनों जगह क्या आ रहा है सर 8 ही आ रहा है। LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है 8 ही आ रहा है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि योग के साथ यानी जोड़ के साथ, योग के साथ क्रम विनिमय नियम पूर्णांक के साथ लग जाता है या पूर्ण संख्या के साथ लग जाता है। तो नहीं समझ में आए तो फिर से समझिए। ये तो हो गया जोड़ के साथ। अब गुना के साथ चेक करते हैं।
अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि बताइए किसी भी दो पूर्णांक के साथ गुणा में क्रमविनीय नियम लागू होता है या नहीं लागू होता है, तो हमें क्या बोला गया है कि पूर्णांक के साथ चेक करने के लिए तो हम कोई पूर्णांक लेते हैं। तो मान लीजिए -6 ये एक पूर्णांक है और 2 ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। अब बोला है गुणा के साथ लागू होता है या नहीं, तो इस दोनों के बीच में गुणा कर दीजिए। अब ये a हो गया, ये b हो गया। अब इसको पलट के लिख दीजिए 2 × -6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया -12 और इधर भी क्या आया -12। तो ये बराबर है, तो मतलब नियम लागू हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक के लिए गुणा के साथ क्रमविनीय नियम लागू होता है। समझ में आ रहा है आपको? अब भाग के साथ लागू नहीं होगा, यकीन नहीं हो रहा है तो चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भाग लगा दीजिए और यहाँ पे भाग लगा दीजिए। देखिए ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ आंसर क्या आ जाएगा -3 और यहाँ -3 नहीं आएगा, यहाँ तो पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि 2 को मान लीजिए 6 से करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। 0.20 आ गया तो 6 × 18 0.3 समथिंग आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये नियम लागू हो, तो आपको खुद चेक करना होगा कि जोड़ के साथ लागू हो रहा है या नहीं। तो जनरली क्या होता है, जोड़ और गुणा के साथ लागू होता है और घटाव और भाग के साथ लागू नहीं होता है, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं बारी बारी से पूर्णांक के ऊपर और पूर्ण संख्या के ऊपर, प्रकृत संख्या के ऊपर, इस तरह से। और एक सारणी आपकी पुस्तक में दिया होगा, NCERT के पुस्तक में, उसको आप भर सकते हैं। उदाहरण भी बहुत सारा है, वहां आप देख के ज्यादा क्लियर हो सकते हैं। बाकी जो मेन बात था यही है। ध्यान दीजिए, क्रमविनीय नियम हमेशा a और b के साथ डील करता है, जहां a कोई अलग संख्या और b कोई अलग संख्या हो। यानी a को अगर 6 मानेंगे तो b को कुछ और मानना पड़ेगा। a को अगर -7 मानेंगे तो b को -7 नहीं मान सकते, यहाँ पे कुछ और मानना होगा, क्योंकि a और b है तो a को अलग संख्या, b को अलग संख्या, और उस बीच चेक करना है कि ये नियम लागू हो रहा है कि नहीं, यानी LHS और RHS बराबर हो रहा है कि नहीं। चलिए सहचर्य नियम को सीखते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो जैसे क्रमविनीय नियम में क्या होता था, a और b के साथ खेलते थे, यानी a और b को गुणा करते थे, फिर b और a को गुणा करते थे और देखते थे कि बराबर दोनों तरफ एक ही आंसर आ रहा है। तो उसमें a और b के साथ गेम होता था, और इसमें a, b और c तीनों के साथ गेम होगा सहचर्य नियम में। देखिए इसमें a, b और c। तो सबसे पहले जोड़ पे चेक करते हैं कि जोड़ पे ये लागू होता है कि नहीं। अब सवाल है कि a, b, c क्या है, तो इसमें फिर से भी a और b, c तीनों का तीनों पूर्णांक भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है और प्राकृत संख्या भी हो सकता है, यानी सबका सब हो सकता है। और लागू होगा या नहीं होगा ये आपको चेक करना होगा और सारणी में भरना होगा जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है। तो देखिए a और b के c के जगह पे मान लीजिए हम कोई पूर्णांक लेते हैं, तो अभी सिंपल नंबर लेते हैं 6, माइनस वगैरह के बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो 6, 2 और यहाँ पे c को क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ। अब इसको जोड़ के साथ लागू करते हैं, तो संख्या क्या है, 6 + 2 + 1, ठीक है। और ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। मन में ही सोचेंगे, और इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 6 + 2 + 1, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ, आप समझिए ध्यान से। तो ये नियम क्या कहता है, पहले आप 6 + 2 को जोड़ लीजिए, बाद में 1 को जोड़िए, या पहले 2 + 1 को जोड़ लीजिए, बाद में 6 को जोड़िए, आंसर एक ही आएगा। तो ये नियम यही कहता है। तो 6 + 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो, और यहाँ पे 6 + 3, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो भी 9, और 6 + 3 तो भी 9। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि जोड़ के साथ कोई भी पूर्ण संख्या, यहाँ पे प्राकृत संख्या भी, कोई भी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, जैसा भी क्वेश्चन रहे, क्योंकि 6 क्या होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, प्राकृत संख्या भी होता है। तो जोड़ के साथ पूर्ण संख्या क्या होता है, सहचर्य नियम का पालन करता है, इस तरह से। और एक गुणा के साथ चेक करेंगे। अब की बार कोई परिमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए a के जगह लिखते हैं 1/2 और b के गुना लेते हैं इस बार, और b के जगह लिखते हैं 3/2 और c के जगह पे लिखते हैं 4/1, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं फिर से। अब इस बार भी देखिए, पहले इस दोनों को गुना करके इसको गुना कीजिए, या फिर पहले इस दोनों को गुना करके इसको गुना कीजिए। तो यहाँ देखिए 3, देख सकते हैं यहाँ 3/1 दोनों तरफ आ गया। जब मैं हल कर रहा था तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, यानी इस दोनों पहले इस दोनों को गुना करके इसके साथ गुना कीजिए, या इस दोनों को गुना करके बाद में इसके साथ कीजिए, मतलब आंसर एक ही आता है। तो ये गुना के साथ भी ये सहचर्य नियम लागू हो रहा है।
और इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं दूसरे संख्या के ऊपर, ठीक है। भाग के साथ नहीं लागू होगा और घटाव के साथ नहीं लागू होगा, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बार बार यही होता है। इस दोनों में फर्क यही है, मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। तो देखिए इस दोनों नियम में बस फर्क यही है कि क्रमविनीय नियम में बस ए और बी के साथ हम खेलते हैं, लेकिन सहचार्य नियम में ए बी सी तीनों के साथ खेलते हैं। इसके साथ भी पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या सबको चेक कर सकते हैं, और इस नियम में भी इन सारे संख्या को डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस दोनों में इतना ही फर्क है कि इसमें 2 संख्या रहती है और इसमें 3 संख्या रहती है। उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। अब चलिए अगला 2 बहुत छोटा छोटा नियम है, उसको भी समझ। चलिए योज तत्समक, इसको सीखते हैं। ये 2 मिनट से भी कम समय लगेगा इसको। तो इसको समझने के लिए इसको तोड़ दीजिए, योज और तत्समक। योज मतलब क्या? योग, आप योग समझ सकते हैं। योग तो देखिए, एक नंबर होता है 0, जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़िए तो उसका आंसर में कोई बदलाव नहीं आता है, वो नंबर खुद आ जाता है। चाहे पूर्णांक में आप 0 डालिए या 0 जोड़िए, या फिर पूर्ण संख्या में 0 जोड़िए, या फिर प्रकृत संख्या में 0 जोड़िए, परिमेय संख्या में 0 जोड़िए, सबके साथ क्या होगा कि आंसर वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी जादुई नियम को बोलते हैं योज तत्समक। तो उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि 4 + 0 = 4। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा रहे, पूछे कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो बोल देंगे योज तत्समक लागू हो रहा है। -4/6 + 0, तो यहाँ पे -4/6। कोई भी संख्या रहे और उसमें 0 जोड़ेंगे तो वो आंसर खुद का खुद ही आ जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसी को बोलते हैं योज तत्समक। तो उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल योज तत्समक, यानी योग करना है किसको? 0 के साथ, और वो आंसर खुद आ जाएगा। अगर ऐसा जादू हो रहा है, और ये जादू हमेशा होता है, तो इसी जादू को बोलते हैं योज तत्समक। उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत। योज प्रतिलोम को समझते हैं। योज प्रतिलोम का मतलब सबसे पहले समझिए। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जैसे 2 का प्रतिलोम -2, 3 का प्रतिलोम -3, इस तरह से योज प्रतिलोम यानी उल्टा। अब देखिए इसका भी क्या चीज है, देखिए एक क्वेश्चन को लेके समझते हैं। जैसे बोलते हैं योज प्रतिलोम 4 में अगर हम -4 जोड़ेंगे तो इसका योज प्रतिलोम ये है, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 6 में उसके प्रतिलोम को जोड़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ जोड़ेंगे, क्योंकि योज का मतलब क्या होता है? सिर्फ जोड़ना। तो इस नियम में हमें सिर्फ जोड़ना है। तो 6 में उसका प्रतिलोम यानी -6 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये नियम क्या कहता है कि कोई भी प्रतिलोम को अगर आपस में जोड़िएगा, उस संख्या का उसके प्रतिलोम के साथ जोड़िएगा, तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। मैं बता दिया कैसे आ रहा है 0। तो इसी चीज को बोलते हैं योज प्रतिलोम। योज तत्समक में बोला गया था कि किसी भी संख्या में 0 जोड़िए तो वही संख्या आ जाएगा, और योज प्रतिलोम में बोला गया है कि किसी भी संख्या के प्रतिलोम के साथ उसको जोड़िएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसमें 0 जोड़ते थे, इसमें 0 आता है, बस यही फर्क है। थोड़ा सा मिलता जुलता ये नियम है, लेकिन ये आपस में बहुत अलग है। उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। चलिए अगले नियम पे हम लोग बढ़ते हैं, वो भी बहुत ही सरल नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब देखिए क्या होता है, और प्रतिलोम का मतलब जो होता है वही व्युत्क्रम का मतलब होता है। सेम नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार मेरे साथ बोलिए, व्युत्क्रम और प्रतिलोम एक ही बात है, जिसको हम लोग उल्टा बोल देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, इसको चेक करना है। इसमें क्या करना है? गुना करना है। जैसे इसमें चेक करने के लिए हमेशा जोड़ते थे, इसमें हमेशा जोड़ते थे उसके व्युत्क्रम के साथ, यानी उसके प्रतिलोम के साथ, तो आंसर आता था 0। इसमें गुना करेंगे उसी संख्या के व्युत्क्रम के साथ। तो चलिए देखिए, जैसे हम लोग लेते हैं इस बार 1/2, ठीक है, इस बार परिमेय संख्या लेते हैं और इसका व्युत्क्रम से गुना कीजिए, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/1। तो आपस में गुना करते हैं, हो जाएगा 2/2। इसको काट के क्या लिख सकते हैं? 1। तो इस नियम में हमेशा 1 ही उत्तर आएगा। अब कोई भी दूसरा संख्या लीजिए, जैसे 6/2, या फिर यहाँ पे लेते हैं 4/2, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा लेते हैं जो ना कटे, ठीक है। 7/3, ठीक है, 7/3। इसका गुना ही करना है, क्योंकि नियम में ही बोला है गुणात्मक, तो गुना कर दिए। और इसका प्रतिलोम क्या होगा? 3/7। तो इसका आंसर भी 1 ही होगा, कट जाएगा 3 और 3 और 7 और 7, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस नियम में यही कहा गया है कि किसी भी संख्या के उसके व्युत्क्रम के साथ अगर आप गुना कीजिएगा तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो बस यही है, और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अलग अलग संख्या के साथ। अब आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देख लिए आप ध्यानपूर्वक, अब जाइए आप एग्जाम्पल को पलटिए, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, और बेहतर तरीके से आप गहराई में उतर जाइएगा। अलग अलग चीज के साथ उसमें दिया होगा, अलग अलग संख्या के साथ जोड़ के घटा के नियम लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। तो इस तरह से आप सब सीख जाइएगा। इतना ही आपको जानना है, और ये आपके लिए बेसिक हो गया, बेस हो गया, और अब आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, एकदम आप किसी को आप पढ़ा दीजिएगा ये टॉपिक, मुझे इतना उम्मीद है आपसे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।